हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरे क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल टू द वाफ रियलिटी। मेरे चैनल पर हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डूइंग वेरी वेल। मैं आपकी मितुल लेके आ गई हूँ ऐश्वर्या एंड अनाया की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी नहीं किया है तो प्लीज़ कब करेंगे, कर लीजिए ना चैनल को सब्सक्राइब। स्टोरी पसंद आए तो स्टोरी को लाइक कर दिया करें। लाइक करने में आप लोग इतनी कंजूसी क्यों दिखाते हैं? कंजूसों, लाइक कर दिया करो। स्टोरी पसंद आती तो लाइक भी कर दिया करो प्लीज़। चलिए तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन मैं आप सभी का अपने चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मेरा यश के लिए गलत बोलती है, जो यश सुन लेती है। वहाँ से जाती है, वो अपने घर पे जाके बहुत रोती है। तभी निधि वहाँ आ जाती है। निधि उसे संभालती है। अनु समारा से कहती है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो ऐसी नहीं है, मैं जानती हूँ। लेकिन समारा कहती है मुझे नहीं पता, वॉटएवर, वो ऐसी हो या ना हो, वो जब भी तुम्हें हर्ट करेगी मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी अनु समारा को उसके घर छोड़ आती है और वो सीधा यश के घर आ जाती है, उसकी फेवरेट फ्लावर और फेवरेट चॉकलेट लेके। और जिससे इधर यश सो के जब उठती है, अपने फेवरेट फ्लावर और चॉकलेट देखती है, वो तो बड़े मज़े से यम यम करके अपनी चॉकलेट खाने लगती है और पूरा मुंह पे लगा लेती है, जिसे निधि देख के हंसती है और कहते ऐसे कौन चॉकलेट खाता है। तभी यश कहती है मैं खाती हूँ, और ऐसे खाने लगती है। तभी निधि उसे बताती है ये चॉकलेट फेवरेट, ये चॉकलेट और फ्लावर अनु लाई है। ये सुन के यस उन फ्लावर को फेंकने वाली होती है। तभी निधि उसे समझाती है तो वो फ्लावर नहीं फेंकती है। और इधर अनु की ट्रेन का टाइम हो जाता है। अनु वहाँ जाती है, अनु और समारा। समारा जब वहाँ जाती है तो टीटी उसे बताता है कि मैडम आपकी आज की टिकट नहीं है, कल की है। अब आगे तभी अनु ट्रेन से उतरती है, उसे हक करती है और कहती कोई नहीं, तुम कल आ जाना, मैं वहाँ तुम्हारा वेट करूँगी। तो समायरा भी कहती है ठीक है अनु, मैं कल आ जाऊँगी। ऐसे करके वो भी उसे टाइट हक बैक करती है। अनु भी अपनी ट्रेन पे अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ती है, अपनी डेस्टिनेशन के लिए। इधर रात की टिकट ट्रेन होती है। तभी अनु आराम से अपनी सीट पे लेट जाती है, और वो लेटे जब भी आंख बंद करती थी तो यश का वो ही हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा उसके सामने आ जाता था। वो बच्चों के संग बच्चे बन के खेलना, वो हंसना, खिलखिला के खुल के हंसना, वही सब उसे बार बार आँख जब भी बंद करती थी बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता। तभी अनु आँख खोल के एकदम उठ के बैठ जाती है। जब उठ के बैठती है, बैठी रहती है। तभी उसकी फिर वही उसे बार बार अनु को यश की ही याद आ रही थी। उसका वही हंसता हुआ चेहरा अनु की आंखों के सामने आ रहा था, जिससे अनु परेशान हो जाती है और काफ़ी देर तक, रात तक वो ऐसे ही यश के बारे में सोचते सोचते ट्रेन में ही सो जाती है। जब सुबह होता है तो ट्रेन पहुंच जाती है और अनु के स्टेशन पे। तो अनु अपना बैग लेती है और ट्रेन से नीचे उतरती है, बाहें फैला के अपने वहाँ की जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी उसे महसूस करती है अपने फेस पे। कहती वाह, आई एम बैक, आई एम बैक, और बहुत खुश हो जाती है। अपना बैग आई विश यू एवरीथिंग नेचर वो लेती है और निकल पड़ती है अपनी घर की तरफ। तभी उसे रास्ते में वही है टपरी, चाय वाली टपरी दिखाई पड़ती है, जहाँ वो हमेशा जब स्कूल के टाइम पे थे हमेशा चाय पीने आती थी। वो उन्हें उन काका को देखती है तो जाके कहती है काका मेरी स्पेशल वाली चाय। तो काका उसे अनु को देखते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं, कहते अरे अनु बेटा तू कब आई?
तभी अन्नू कहती है बस काका मैं अभी अभी आई हूँ। बेटा तूने ये अच्छा किया, तू चली आई। तेरे मम्मी पापा रोज़ तुझे याद करके रोते हैं। उन दोनों को तेरी बहुत याद सताती थी और तुझे याद कर करके बहुत रोते थे। तेरी माँ तो बहुत रोती है और उसने रो रो के अपना बुरा हाल कर दिया है, तो वो बीमार रहने लगी है। अन्नू को काका से पता चलता है उसकी माँ बीमार है। ये तेरी माँ और तेरे बाबूजी कितना परेशान थे। रोज़ बेचारे मुझसे कहते थे मुझे अपनी अन्नू को देखना है। तूने बहुत अच्छा किया, अब मिलने आ गई उनसे। तभी अन्नू को पता चलता है कि उसके माँ की तबीयत नहीं ठीक है। काका क्या हुआ है माँ को, अब मुझे बताओ ना। तो ये काका कहते हैं बेटा मुझे तो खुद नहीं पता है, मैं तो हमेशा उससे पूछता हूँ, कभी कुछ नहीं बताती है और कहती मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ऐसे करके बात टाल देती है। अब तू आ गई है ना, तो तू खुद ही अपनी माँ से पूछ लेना, वो तुझे ज़रूर बताएगी। काका माँ की तबीयत नहीं सही है और उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी उसके काका बताते हैं तुम्हारी माँ ने इसलिए नहीं बताया, तुम डिस्टर्ब हो जाती, तुम्हें अपने सपने को पूरा करना है और इसलिए वो नहीं चाहती थी कि तुम अपने सपनों से पीछे हट जाओ, अपने लक्ष्य को से डगमगा जाओ। तभी अन्नू बहुत परेशान होती है, वो चाय भी नहीं पीती है, अपना बैग उठाती है, जल्दी से घर की तरफ जाने लगती है। भागते हुए वो अपने घर पहुंचती है तो वो वहाँ देखती है सच में उसकी माँ एक चारपाई पे लेटी हुई होती हैं और उसके डैड यानी उसके बाबा वो कहीं गए हुए होते हैं। तो वो अन्नू एकदम से जाके अपनी माँ को हक कर लेती है और कहती माँ मैं वापस आ गई देखो। तो उसकी माँ जैसे तैसे करके उठती है। तभी अन्नू अपनी माँ से कहने लगती है माँ आप इतनी तबीयत आपकी नहीं सही थी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आप इतनी बीमार थी क्यों नहीं बताया मम्मा, आपको बताना चाहिए था। हाँ आपने अपना क्या हाल बना लिया है, पापा कहाँ है, आपने दवाई क्यों नहीं ली, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया माँ। उसकी माँ कहती है बेटा अब मैं ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तभी अन्नू कहती है हाँ मुझे दिख रहा है आप ठीक हो, आप ठीक नहीं हो माँ। तभी उसकी माँ कहती है अच्छा ठीक है, मैं ठीक है बेटा, तो अभी आई है तो पहले बैठ तो सही मेरे पास, मुझे जी भर के तुझे देख तो लेने दो। और ऐसे करके उसकी मम्मा उसे फोrehead पे किस करती हैं, उसके चेक्स पे किस करती है, उसे बहुत प्यार करती है, उसे हक कर लेती है। अन्नू भी अपनी माँ को हक कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक गले लग के रोती है और उसकी माँ भी। अभी अन्नू कहती है चलो माँ हम डॉक्टर के पास चलते हैं, हम अभी आपको दिखाएंगे, आपकी दवा दिखाने चलते हैं। तो उसकी माँ हाँ कहती है नहीं बेटा अभी तो आई है और बस थोड़ा आराम तो कर ले। तो वो कहती नहीं माँ पहले आपकी दवाई ले आते हैं फिर हम आराम करेंगे। तभी उसकी माँ बता रहा तुम्हारे बाबा गए हैं दवाई लेने डॉक्टर के पास। तभी वहाँ अन्नू के बाबा भी आ जाते हैं। अन्नू अपने बाबा को देखती है और जल्दी से जाके उनके पैर छूती है, अब उन्हें प्रणाम करती है, उनके गले लग जाती है। तो उसके बाबा कहते हैं अरे बेटा अन्नू तूने कोई खबर भी नहीं दी, अचानक से तू आ गई। कहते बाबा आपने भी तो नहीं खबर दी थी, माँ की इतनी तबीयत ख़राब है, माँ इतनी बीमार है, आपने भी तो नहीं मुझे बताया। हाँ तभी उसके बाबा कहते हैं अरे बेटा क्या बताता, तेरी माँ तो अब बस हम दोनों बूढ़े हो गए हैं ना, तो अब तो बीमारियाँ लगी ही रहेंगी। लो मैं तुम्हारी माँ की दवा ले आया हूँ। और वो दवा अपनी अन्नू को पकड़ा देती है। तो अन्नू जल्दी से जाके अपनी माँ को दवा पिला देती है। तभी अन्नू के बाबा पूछते हैं बेटा आपने बताया नहीं, आप अचानक से कैसे आ गई। तो अन्नू उन्हें सारी बात बता देती है। तभी उसके बाबा कहते हैं चलो अच्छा हो किया तू चली आई, अपनी माँ से भी तूने हम लोगों से भी मिलने चली आई।
तो अन्नू कहती है, तभी उसके बाबा पूछने लगते हैं और अपने बाबा के साथ बैठ के बातें करने लगती है। अपनी माँ को दवाई पिला के उन्हें लिटाल देती है और अपने बाबा से बातें करने लगती है। तभी उसके बाबा पूछते हैं, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो अन्नू बताती है, बाबा मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है और एग्ज़ाम है, उसकी भी तैयारी सही चल रही है। तो उसके बाबा कहते हैं, हाँ बेटा बस तू ऐसे ही मन लगा के पढ़ और हम दोनों का सपना पूरा कर। मैं तुझे अपने पैरों पे खड़ा होता देखना चाहता हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुझे अपने पैरों पे खड़ा होता देखना चाहता हूँ। अगर तू मन लगा के दिल लगा के पढ़ाई कर, मैं तुझे बहुत बड़ा अफसर बनता देखना चाहता हूँ। तो अन्नू कहती, बाबा ऐसा ही होगा, मैं दिल लगा के पढ़ाई करूँगी और मैं फिर आप लोगों को यहाँ से ले जाऊँगी। यहाँ पे आप लोगों के बिना मुझे भी वहाँ अच्छा नहीं लगता है, आप लोग इस बार मेरे साथ चलोगे? तो उसके बाबा कहते हैं, अरे नहीं बेटा, वहाँ मैं जाऊँगा तो तू पढ़ाई भी नहीं कर पाएगी और फिर तेरी माँ की दवाई का खर्चा वो भी तो नहीं, वहाँ मैं क्या करूँगा जाके? यहाँ छोटा मोटा काम कर ले, गेस्ट हाउस है, उस बहुत खर्चा चल जाता है, तेरी फीस भी उसी से तो चलती है। वहाँ शहर में जाऊँगा तो क्या करूँगा मैं? हाँ, और टूरिस्ट भी आना शुरू हो जाएंगे बेटा कुछ ही दिनों में, तो वो गेस्ट हाउस का भी काम देखना पड़ेगा। यही तो एक झरिया है हमारी आय का। सीजन पे यहाँ दूर दूर से लोग सैलानी आते हैं, उनसे जो भी बचत हो पाती है उसी से घर का खर्च चल जाता है। तो मैं और तेरी माँ नहीं आ पाएंगे वहाँ, हम तो यहीं सही हैं बेटा, तो ही बस वहाँ दिल लगा के पढ़। तो अन्नू कहती है, बाबा वो सब मैनेज हो जाएगा, मैं जॉब कर लूँगी पार्ट टाइम। तो उसके बाबा कहते हैं, नहीं तू केवल पढ़ाई पे ध्यान देगी, अभी तू अपने जॉब पे नहीं। तो अन्नू कहती, बाबा आप चिंता ना करें, हम सब मैनेज कर लेंगे और आप इस बार हमारे साथ चलेंगे। तो उसके बाबा कहते हैं, नहीं बेटा तू मेरी बात समझ, हम नहीं जा सकते। तभी उसकी माँ, अन्नू की माँ एकदम से खांसने लगती हैं। तो अन्नू जल्दी से अपनी माँ के पास आती है, उन्हें पानी पिलाती है। उसकी माँ, अन्नू अपनी माँ को लिटालती है। तो उसकी माँ पूछने लगती है, बेटा अब तो तू मेरे पास रुकेगी ना, अब तू हमें छोड़ के तो नहीं जाएगी? तभी अन्नू के बाबा कहते हैं, अरे कैसी बात कर रही हो, उसे पढ़ना नहीं है, वो पढ़ेगी तभी तो बड़ी अफसर बनेगी, और तुम ऐसी बातें कर रही हो तो वो कैसे पढ़ाई कर पाएगी, कैसे जा पाएगी? तभी अन्नू कहती है, नहीं बाबा, मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगी, कुछ दिन मैं छुट्टी लेके आई हूँ कॉलेज से और मैं यहीं रुकूंगी अब। तभी उसके बाबा कहते हैं, अरे नहीं बेटा, अन्नू बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकती है, तुम हमारा सपना है तुम्हें बड़ा अफसर बनते देखना, और तुम यहाँ अगर रुकोगी तो वो सपना कैसे पूरा होगा? तभी अन्नू कहती है, बाबा वो सब हो जाएगा, मैं आपका सपना भी पूरा करूँगी और आप लोगों की देखभाल भी करूँगी, मैं आप लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। तभी उसके बाबा कहते हैं, अच्छा चलो ठीक है, हम इस पे बाद में बात करेंगे, आओ खाना खा लो, मुँह हाथ धुल लो और खाना खाओ। तो अन्नू कहती है, जी बाबा, तू आ गई है, रुकेगी तो थोड़ा मेरा हाथ ही बंटवा लेना तो अच्छा हो जाएगा। तो अन्नू कहती, हाँ बाबा ठीक है, लेकिन। तो उसके बाबा कहते, बेटा लेकिन कुछ नहीं, हम अपनी ये पैतृक ज़मीन छोड़ के नहीं, ये पैतृक जगह छोड़ के नहीं जाएंगे शहर, इतने बड़े शहर में हम वहाँ जाके क्या करेंगे? बस तू ही जा, बस दिल लगा के पढ़, और हम तुझ पे वहाँ जाके बोझ नहीं बनना चाहते बेटा, नहीं। अन्नू कहते, बाबा आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर बोझ नहीं होते हैं। नहीं माँ बाबा, मैं वहाँ सब
इतनी बड़ी हो गई है अभी रोती है, चल आंसू पोंछ। चल ठीक है, तू इतना कह रही है तो हम सोचेंगे, हम तेरे साथ जाने के लिए सोचेंगे। तो अनु कहती सच्ची बाबा? कहती हाँ सोचेंगे, चल अब खाना खा। खाना खाते समय कोई रोता है? हाँ पागल। और ऐसे करके उसके सर पे हाथ बड़े प्यार से फेरते हैं। तो अनु और उसके बाबा खाना खाने लगते हैं। इधर यस और निधि दोनों ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। बातें करते करते यस को प्यास लगाती है। निधि पानी की बोतल में देखती है, उसमें पानी ही नहीं होता है। तो वो बाहर यस के लिए पानी लेने जाती है। तो वो किचन की तरफ जा रही होती है तो एकदम से उसकी नज़र यस के डैड की रूम की तरफ पड़ती है, जिसकी लाइट ऑन होती है। तो निधि देखती है, वो कहती अंकल क्या अभी आ गए? अंकल के जब मैं आई थी तो इस रूम की लाइट बंद थी, अब ये ऑन क्यों है? क्या अंकल आ गए हैं या यस ने ऑन की है? पता नहीं। ऐसे सोच के वो जल्दी से बोतल में पानी डालती है और ये रूम में आती है। तभी वो यस से कहती है यस क्या अंकल आ गए हैं? तो यस कहती नहीं यार, वो सुबह में आएंगे डैड। तो कहती अगर डैड तुम्हारा डैड नहीं है फिर उनके रूम की लाइट, क्या तुमने लाइट खोली है? तुम रूम में गई थी? तो यस कहती है पागल हो, मैं क्यों जाऊंगी? मैं तो कब से तुम देख रही हो, तुम्हारे ही साथ हूँ यहीं पे। तो कहती है फिर उनके रूम की लाइट क्यों चल रही है? तो यस कहती है अरे तूने कुछ और देखा होगा, उस रूम की नहीं चल रही होगी। तो कहती नहीं मैंने देखा है, कहीं कहीं हमारे घर में चोर तो नहीं कोई घुसाया है? निधि ऐसा कहती तो यस कहती क्या पागल है, चोर क्यों घुसाएगा? जानती है इस घर की सिक्योरिटी डैड ने कितनी टाइट कर रखी है, उसे ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। या चोर तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, परिंदे तक का घुसना इम्पॉसिबल है। कोई भी अगर बाहरी इंसान अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे जो सायरन है वो बजने लगेगा और वो सीधा पुलिस स्टेशन, जो पास का पुलिस स्टेशन है वहाँ भी बजेगा। तो सिक्योरिटी तो इतनी टाइट है, कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। तू चोर बता रही है, पागल है। हाँ यस ऐसा करके हंसने लगती है। तभी निधि कहती है नहीं मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी इन आँखों से देखा है, वहाँ पे लाइट चल रही थी अंकल के रूम की। तो नहीं मानती है, चल देख चल के। यस कहती यार तू क्यों नहीं समझ रही है, चल अच्छा चल, तेरा तुझे जो गलतफहमी है तेरा ये भ्रम चल दूर करती हूँ, ऐसा नहीं होगा। कहती नहीं देख चल के ना, उनके रूम की लाइट चल रही है। तो यस कहती है अच्छा चल देखते हैं। और ये दोनों आने लगते हैं, ये दोनों बाहर आते हैं तो सच में उस रूम की लाइट चली हुई होती है और उस रूम से किसी के बोलने की आवाज़ भी आ रही होती है। तभी यस दबे कदमों से वहाँ जाती है और कान लगा के सुनती है। तो अंदर से आवाज़ आ रही होती है इतने सालों की मैंने मेहनत में ऐसे जाया नहीं जाने दूंगी। मैं आज मेरे पास ही टाइम है और मैं ही उन पेपरों को ढूंढूंगी। वो पेपरों का मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और भाई साहब के आने से पहले मुझे वो पेपर ढूंढने हैं। इतने सालों से मैंने जो मेहनत की है, इन दोनों बाप बेटी को मैंने जो अलग किया है और मैंने जो इतने सालों से इंतज़ार किया, उस पर मेरी मेहनत पे पानी ना फिर जाए। इससे कि पहले यस को ये पता चल जाए कि मैंने ही उसके दिल में उसके डैड के लिए कड़वाहट जो भरी है, वो मैं जो भी आज तक उसके डैड के लिए मैं कहती आई हूँ वो सब गलत है। उसके डैड तो उससे बहुत प्यार करते हैं। यस को पता चलेगा तो वो पता नहीं क्या करेगी। इससे कि पहले उसे ये सब पता चले, मैं वो पेपर ढूंढ के और सारा अंपायर सब अपने नाम पे करा लेना चाहती हूँ और इसलिए मुझे आज रात में ही ढूंढना होगा और मैं वही कर रही हूँ। तभी चाची चिल्ला के करती हाँ मुझे भी पता है, मैं वही कर रही हूँ।
वही पेपर मैं ढूंढ रही हूँ। यस के मैंने रूम में ढूंढे थे, वहाँ तो मुझे मिले नहीं, तभी मैं यहाँ भाई साहब के रूम में ढूंढने आई हूँ और मुझे वो पेपर जैसे ही मिलेंगे मैं इन दोनों बाप बेटियों को रोड पे ले आऊँगी, रास्ते पे ले आऊँगी। बस एक बार वो मुझे पेपर मिल जाए। ऐसे करके वो फ़ोन काट देती है। तभी यस ये सारी बातें सुन लेती है और वो कहती, चाची जी ये किससे बात कर रही थी, कौन था, किसके साथ मिलकर ये डैड को क्या धोखा देने वाली है। चाची को मैंने अपनी माँ माना था, चाची को माँ का दर्जा दिया था, ये कैसे ऐसा कर सकती है मेरे साथ। और इन्होंने बचपन से मुझे हमेशा मेरे डैड के लिए गलत कहती रही और मैं वही सच मानती रही। यानी मेरे डैड गलत नहीं थे, गलत तो चाची थी जो मुझे हमेशा मेरे डैड के लिए गलत बोलती थी। और मैं बेवकूफ़ इन्हीं की बातें मानती रही। ये सब चाची ने क्यों किया, क्यों? मैं अभी इनसे जाके पूछूंगी। और ऐसे करके यस वहाँ से जाने लगती। तभी निधि उसका हाथ पकड़ती है, कहती, पागल हो गई हो क्या? तुम उनसे पूछोगी और वो तुम्हें बता देंगी? नहीं यस, तुमने सुना ना, वो अकेली नहीं है, उनके साथ कोई और भी है। और इस टाइम पे केवल हम दोनों ही हैं इस घर में और हमें नहीं पता है वो और कौन उनके साथ में है और वो क्या करने वाली है, हमें ये भी तो नहीं पता है। पहले हमें ये पता करना होगा वो क्या करने वाली हैं। हमें लगता है ये कुछ बड़ा करने वाली हैं। तो तब तक क्या हम चुप बैठे रहें, हाथ पे हाथ दे के बैठे रहें, इंतजार करें वो कुछ जब बड़ा कर दे तब हम कुछ करें? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अब जाके उनसे पूछूँ। तो मेरी कहती, यस क्यों पागल बन रही हो, तुमने ऐसा कुछ किया तो वो फ्लर्ट हो जाएंगी। अभी उन्हें नहीं पता कि हम लोग जान चुके और हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक अंकल नहीं आ जाते। बस इसके दिन मुझे नहीं पता, हम नहीं इस औरत को इस घर में बर्दाश्त कर सकती नहीं। कहती है तो फिर क्या करूं? तो निधि कहती है हमें बस हमारे पास एक ही रास्ता है का इंतज़ार, जब तक अंकल नहीं आ जाते, तुम्हारे डैड नहीं आ जाते। डैड के आने के बाद देखते हैं। और तो यस कहती है तब तक तो चाची यहाँ से चली जाएंगी, वो जो ढूंढ रही है उन्हें वो मिल गया तो, वो पेपर मिल गए तो वो लेके चली जाएंगी, फिर क्या होगा? तो कहती नहीं, हम उन्हें यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। एक काम करते हैं। और ऐसा करके निधि जाती है, रूम को बाहर से लॉक कर देती है और जल्दी से घर से बाहर आती है। बाहर की जो विंडो होती हैं उन्हें भी बाहर से लॉक कर देती है। घर के जितने भी डोर होते हैं सब लॉक कर देती है। यस और निधि दोनों ही मिलकर लॉक कर देते हैं। तभी लैंडलाइन नंबर पर कॉल आने लगती है और ये चीज़ घर में कोई भी नहीं होता है तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। तभी यस दौड़ के जाती है, फ़ोन उठाती है और इधर वही एक रिसीवर यस के डैड के रूम में भी होता है। इधर चाची भी फ़ोन उठा लेती हैं। तभी यस हेलो करती है, तो उधर से फ़ोन पे ड्राइवर अंकल होते हैं। वो कहते हैं यस बेटा तुम ठीक हो? तो यस कहती, ड्राइवर अंकल आपने फ़ोन किया, आपने अच्छा किया। आप कहाँ हैं ड्राइवर अंकल, आप जल्दी घर पे आ जाएं। तो ड्राइवर अंकल कहते हैं बेटा क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्यों? हाँ यस। तो वो कहती अंकल आप जल्दी से घर आ जाएं। मैं आपको घर पे जब आप आएंगे तो मैं बताऊंगी। तो वो कहते हैं लेकिन पहले तुम बताओ तो बेटा क्यों इतना घबराई हो? तभी यस कहती अंकल लेकिन आप तो गाँव गए होंगे। अरे आप कैसे आएंगे? तो उसके अंकल बताते नहीं बेटा मैं गाँव नहीं गया, मैंने तो अपनी जगह पे
तभी इतना कह पाते है कि तभी यस कहती है तो फिर अगर आप गाँव नहीं गए आपने अच्छा किया तो आप यहाँ जल्दी आ जाइए। तो उसके अंकल कहते हैं बेटा मैं बाहर ही खड़ा हूँ, आप दरवाजे तो डोर तो ओपन करो। और मैं कब से तुम्हारा फ़ोन मिला रहा था, वो स्विच ऑफ जा रहा है, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, क्या हुआ, सब घर पे ठीक है ना। हाँ तो यस कहती अंकल घर पे कुछ भी ठीक नहीं है, वो चाची जी कुछ बड़ा करने वाली हैं, मुझे नहीं पता। और मैं और निधि घर पे अकेले हैं, आप जल्दी आइए। तभी अंकल कहते बेटा दरवाज़ा खोलो, डोर खोलो, मैं बस गाड़ी में ही हूँ, गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ। और वो यस जाके जल्दी से डोर खोल दिए। ड्राइवर अंकल अंदर आ जाते हैं। तभी यस उन्हें डर वो बहुत डर चुकी होती है। तभी यस और निधि दोनों ही ड्राइवर अंकल को हक कर लेते हैं। तभी ड्राइवर अंकल दोनों को संभालते हुए कहते हैं अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तभी यस उन्हें अंदर लेके आती है और सारी बात बता देती है, उसने जो भी सुना होता है वो सब। तो ड्राइवर अंकल कहते हैं मुझे लग ही रहा था, जब तुमने बताया था कि चाची घर पे आई हैं तभी मुझे लग रहा था वो कुछ ऐसा करने वाली हैं। तभी यस पूछती है अंकल लेकिन आप तो गांव जाने वाले थे। तभी अंकल कहते हैं बेटा वो बाद में मैं बताऊंगा, पहले तुम्हारी चाची कहाँ है। और तभी यस उन्हें बताती है मैंने अंदर लॉक कर दिया है। तभी ड्राइवर अंकल वहाँ पे जाते हैं और लॉक खोलते हैं। तभी उनकी चाची बाहर आ जाती हैं। तो ड्राइवर अंकल उनसे कहते हैं आप यहाँ क्या करने आई थी, आप मुझे साफ साफ बताएंगी। तो उसकी चाची कहती हैं ओह तो तुम्हें पता ही चल गया। यस तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन पाऊँगी। हाँ हाँ ये सच है। यस मैंने ही तुम्हें बचपन से तुम्हारे डैड के खिलाफ भड़काती रही हूँ। और तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम टूट गई थी, उसका मैंने बस फ़ायदा उठाया तुम्हें तुम्हारे ही डैड से दूर करने के लिए। तो वो कहती चाची आपने ऐसा क्यों किया चाची, मैंने आपको मॉम की जगह पे माना था, आपको मॉम जितना प्यार किया फिर भी नो तुमने कभी मुझे अपनी मॉम की जगह नहीं माना, ठीक है। और ना तुम्हें मैंने कभी अपनी बेटी भी नहीं माना। कहती फिर क्यों किया था। कहती मैंने क्यों किया था ये तुम्हारे डैड को बहुत अच्छे से पता है, तुम्हारे डैड के लिए किया। तो कहती डैड ने क्या किया, कि डैड ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे डैड ने तो बहुत कुछ किया है मेरे साथ, मैं उनसे प्यार करती थी। तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड ने ही तो किया। तो कहती क्या मतलब, मॉम ने क्या किया आपके साथ। तो कहती तुम्हारी मॉम और मैं कॉलेज फ्रेंड थे, बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड थे। और एक दिन का हम दोनों, तुम्हारे डैड भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे, तो हम तीनों ही क्लोज फ्रेंड थे। और मैं तुम्हारे डैड से प्यार करने लगी थी, लेकिन तुम्हारे डैड तुम्हारी माँ से प्यार करने लगे थे। मैंने बहुत कोशिश की, हर तरह से कोशिश की उनका प्यार पाने की, लेकिन तुम्हारे डैड ने मेरे प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, कभी नहीं। बल्कि मुझे उन्होंने हर्ट किया, धोखा दिया और धोखा देकर तुम्हारी माँ से शादी कर ली और गांव से आकर यहाँ बस गए। और उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। मैंने कई बार कोशिश की, उसके बाद भी कोशिश की, हर बार कोशिश की, कई बार तुम्हारे डैड की जान भी मैंने बचाई, लेकिन उन्होंने उसके बदले में, मेरे प्यार के बदले में मुझे ख़रीदना चाहा, मुझे पैसे दिखाए, मुझे पैसे दिए, मेरे प्यार को उन्होंने पैसों कीमत लगाई। उन्होंने मेरे प्यार को तो कभी नहीं समझा, बल्कि मेरे प्यार की कीमत लगाई। और उस दिन जब लास्ट बार मैं मिली थी तो तुम्हारे डैड के से मैं
मिलने आई थी और उन्हें बताने आई थी कि आई एम प्रेग्नेंट, लेकिन तुम्हारे डैड ने एक बार भी नहीं सुना और वो गाड़ी में बैठे और तुम्हारी मॉम के साथ वहाँ से चले गए। फिर मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मैंने भी तुम्हारे डैड से वो खुशी छीन ली जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। जो उनकी इम्पोर्टेंट खुशी थी उसे मैंने भी छीन लिया, तुम्हारी माँ को उनसे छीन लिया। और उस दिन से उसके चलते मेरा भी अबॉर्शन हो गया। तभी मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे डैड को बर्बाद कर दूंगी, और उसी बीच तुम हो गई। और तुम्हारी जब माँ चल बसी तो मुझे मौका मिल गया। तो मैंने भी वही दर्द तुम्हारे डैड को तुम्हें तुम्हारे डैड से अलग करके मैंने भी तुम्हारे डैड को वही दर्द दिया, वही दर्द देना चाहा। लेकिन मैंने इतना कोशिश की, मैंने इतनी कोशिश की तुम्हें तुम्हारे डैड से अलग करने की, लेकिन वो हो ही नहीं पाया। किसी ना किसी चलिए तुम दोनों कभी अलग हुए ही नहीं, कभी नहीं। लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं। अब मैं तुम्हें मार दूंगी। तब तुम्हारे डैड को एहसास होगा, तब उन्हें मेरे प्यार का एहसास होगा। तभी ड्राइवर अंकल करते हैं, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा मेरे हो रहते करोगी? तभी वो कहती है ओह। और वो आगे बढ़ती है और ड्राइवर अंकल को स्लैप करती है, कहती और तुम भी हमेशा अपनी औकात मत बोलो, तू भी हमेशा मेरे बीच में आता रहा। मैंने यश को जब उसके डैड से दूर करना चाहा, तूने उसे दूर नहीं होने दिया, तू उतना ही करीब लाता रहा। तू हर उस दिन मंदिर में मैंने सौम्या को भी अपना टारगेट बनाया, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो लड़की बीच में आ गई, और जिस वजह से उस दिन भी तुम्हारे डैड और तू बच गई। कई बार मैंने कोशिश की तुम दोनों को अपना टारगेट करने की, यस स्पेशली तुझे, लेकिन तू हर बार किसी न किसी जरिए बच जाती है। लेकिन आज नहीं, आज मैं तुझे मार दूंगी। और ऐसे कहती है। तभी डोरबेल बजती है और वो कहती है लो आ गए। तुझे क्या लगा था मैं अकेली हूँ? मेरे साथी भी आ गए। और ऐसा करके वो जाके अपनी डोर खोलती है, वहाँ से कुछ गुंडे अंदर आ जाते हैं। तभी उसकी यश की चाची टीवी लॉन्च में बैठ जाती हैं सोफे पे, कहती हैं जाओ इन सबको पकड़ लाओ और इन्हें बांध दो यहाँ पे। तभी वो गुंडे यश निधि और ड्राइवर अंकल को घसीट के लाने लगते हैं नीचे। इतने में ही ड्राइवर अंकल जो लास्ट कॉल की होती है, उन्होंने अन्नू को जो कॉल की होती है वही नंबर डायल कर देते हैं और अपने पॉकेट में फ़ोन रख देते हैं। तभी वो गुंडे उन्हें घसीटते हुए लाते हैं, चल नीचे, और वो ला के उन्हें बांध देते हैं। और इधर अन्नू के नंबर पर कॉल जाती है तो अन्नू देखती है ड्राइवर अंकल का फ़ोन, वो रिसीव कर लेती है। जब रिसीव करती है तो उसे वहाँ की जो भी बातें होती हैं, जो चाची कह रही थी, वो सब सुनाई पड़ती है। अन्नू समझ जाती है कि क्या हुआ। वो तुरंत ही वो अपने बाबा का फ़ोन लेती है और वहीं पास के जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ कॉल कर देती है। अब अन्नू पुलिस स्टेशन में कॉल करती है तो वहाँ कांस्टेबल फ़ोन उठाता है। तो अन्नू कहती है प्लीज़ आप वहाँ जाएं, ऐश्वर्या मेहता के घर जाएं, वहाँ पे कुछ हुआ है। तो वो पूछता है तुम कौन बोल रही है? तो कहती है ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, जल्दी जाएं, वहाँ पे ऐश्वर्या मेहता की जान खतरे में है और उनके ड्राइवर की भी, जल्दी जाइए। तो वो फिर उनसे पूछता है मैडम आप कहाँ से बोल रही हैं? तो कहती मैं उन्हीं के पास से उनके पड़ोसन बोल रही हूँ, आप जल्दी जाइए। ऐसा करके अन्नू फ़ोन रख देती है। इधर तभी पुलिस, अब ऐश्वर्या कोई मामूली तो थी नहीं, मामूली
ऐश्वर्या इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, तो वो पुलिस वाले भी जल्दी से एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पुलिस की गाड़ी का हॉर्न सुन के चाची जी सुनती है, वो घबराने लगती है। वो कहती ये पुलिस को किसने बुलाया, किसने? तो उसके अंकल हंसते हैं। वो कहते लो अब तुम्हें कौन बचाएगा, अब पुलिस आ गई है। तो कहती तूने बुलाया? कहता मैं क्यों बुलाऊंगा, लेकिन तुझे पुलिस वाले तेरी ससुराल ले जाने के लिए आ गए हैं, अब तू भाग। तभी वो अपने गुंडों से कहती है इन्हें सबको अंदर छुपाओ जल्दी। तभी पुलिस डोरबेल बजाती है तो चाची अंदर आती हैं। चाची जाके दरवाज़ा खोलती हैं, पुलिस अंदर आके देखने लगती है। ऐश्वर्या मेहता कहाँ है, कहाँ है? चाची जी से पूछने लगती है। तो कहती वो अपने अपने रूम में है, सो रही होगी। तो कहती है मुझे उनका रूम देखना है, दिखाइए। तो अब पुलिस वाले चाची जी बता देती हैं वो ऊपर है। तो पुलिस वाले ऊपर जाने लगते हैं। जो लेडीज़ पुलिस होती है वो चाची जी के पास रुकती है। वहाँ वो जाने लगते हैं और वहाँ पे उन्हें कोई नहीं मिलता। वो कहती वहाँ तो नहीं है। तो चाची मुकर जाती है कि हमें पता नहीं, अब बड़े घर की लड़कियाँ गई होगी कहीं अपनी फ्रेंड के घर पे पार्टी करने। तो वो वही पुलिस वाले पूछते हैं आप कौन है? कहती मैं तो यहाँ काम करती हूँ, उनकी मेड हूँ, ऐसे बहाना कर देती है। तभी पुलिस वाले कहते हैं अच्छा ठीक है, जैसे ही यस मेहता आए तो आप उन्हें पहले पुलिस स्टेशन में आ जाएं, भेज दीजिएगा। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है। ऐसा करके पुलिस वाले वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यस ये देखती है, वो एकदम से स्टडी रूम में होती है, वो धीरे से वहाँ पे उसे फ्लावर वॉश रखा हुआ होता है उसे गिरा देती है, जिससे पुलिस वाले एकदम जाके रुक जाते हैं और वो देखने लगते हैं ये आवाज़ किधर से आई। जिधर से आवाज़ आई होती है वो उधर जाने लगते हैं। इधर नू जल्दी से वो कहती है ये इसकी जान खतरे में, मैं क्या करूं? पुलिस वाले पहुंच गए होंगे, क्या बचा लिया होगा उन्हें? अंकल को फ़ोन करती है और वो जल्दी से अनु को जो यस के डैड ने कार्ड दिया होता है उसे ढूंढने लगती है और उसे बहुत ढूंढती है तो उसके बैग में वो मिल जाता है। वो कहती थैंक गॉड मुझे ये कार्ड मिल गया। वो जल्दी से उनको कॉल करती है। तो वो बस उनकी फ़्लाइट अभी लैंड हुई होती है और वो तुरंत ये अनु का कॉल आ जाता है। कॉल अननोन नंबर होता है तो वो पिक करते देख के पहले काट देते हैं, फिर अनु फिर कॉल करती है तो वो उठा लेते हैं। तभी अनु घबराते हुए कहती है अंकल यस की जान खतरे में। अंकल आप कहाँ हैं? अंकल यस की जान खतरे में, आप जल्दी कर जाए। और वो चाची जी ने। तभी अंकल कहते बेटा तुम कौन बोल रही हो? तो वो कहती मैं अनु बोल रही हूँ, अनाया। वो उस दिन मंदिर में मिले थे हम आपसे। तो कहते हाँ ओके। क्या हुआ यस को, क्या हुआ? तो वो बताती है, जो भी हुआ होता है वो सब बता देती है अंकल को। तो कहती है ठीक है बेटा मैं जा रहा हूँ। तभी उसके अंकल यस के डैड अपने कुछ बॉडीगार्ड और सबको कॉल करते हैं, घर पे जाने के लिए कहते हैं। इधर वो भी आ जाते हैं, इधर पुलिस वाले भी उस रूम की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आने वाले पार्ट में देखना होगा क्या पुलिस वाले यस को बचा पाएंगे, क्या यस अनु ने इतनी जो मेहनत की है क्या यस बच पाएगी, यस के डैड क्या यस को बचा पाएंगे, या फिर चाची जी फिर से पुलिस वालों को चकमा दे के यस के साथ कुछ गलत करेंगी। ये देखना तो इंटरेस्टिंग होगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा और क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तत्काल पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय टेलन टाटा, गुड नाइट।